हेलो गाइस, मेरा नाम है गौरव श्रीवास्तव और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि अपने वनडे एग्जाम्स में ग्रेविटेशन टॉपिक या फिर साइंस का क्या इंपॉर्टेंस हो रहा है। देखो भाई, अगर आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हो जैसे एसएससी हुआ, एसएससी जीएन, एसएससी सीएचएसएल और भी एसएससी के कई सारे एग्जाम्स, या तो मान लो रेलवे के कोई एग्जाम दे रहे हो आप, जैसे रेलवे का भी एनटीपीसी का पेपर हुआ है, ठीक है। या फिर आप कोई और वनडे एग्जाम दे रहे हो जिसमें जनरल साइंस का पोर्शन आ रहा है। जहाँ पे जनरल साइंस आ गया वहाँ पे समझो आपके 3 सब्जेक्ट आ गए, यानी पढ़ना क्या होगा, पढ़ना होगा फिजिक्स, दूसरा होगा केमिस्ट्री और तीसरा होगा बायोलॉजी। अब फिजिक्स का बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन। भाई अगर फिजिक्स के क्वेश्चन आने हैं तो समझ लो, अगर फिजिक्स के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर 5 भी आ रहे हैं तो ये 90% प्रोबेबिलिटी है कि ग्रेविटेशन टॉपिक से भी एक क्वेश्चन आएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि टॉपिक बहुत ही सिंपल भी नहीं है, बहुत ही डिफिकल्ट भी नहीं है और डे टू डे लाइफ से भी थोड़ा कनेक्ट होता है, ठीक है। अब ग्रेविटेशन क्वेश्चन कैसे आते हैं? ग्रेविटेशन के बहुत ही बेसिक्स के सवाल आते हैं। बेसिक्स यानी अगर आपने ग्रेविटेशन का बेसिक्स भी पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर ऊपर नॉलेज भी आपको है, तो आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकाल लोगे, ठीक है। आइए हम जानते हैं ग्रेविटेशन होता क्या है और उस पर कुछ क्वेश्चन भी करके देखेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए, यानी एसएससी में आए या सिंपल से है तो एसएससी जेल में, ठीक है। तो ग्रेविटेशन पढ़ने से पहले हम लोग बेसिक थोड़ा रिकॉल करेंगे कि फोर्स क्या होता है। तो द पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, यानी हम किसी, अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे एक ऑब्जेक्ट है, इसको हम यानी धक्का दे रहे हैं या तो हम इसको किसी रोप से खींचते हैं, तो ये इसको क्या करते हैं? फोर्स, ठीक है। अब फोर्स के कई तरह के पार्ट्स होते हैं, आज हम उसमें से एक पढ़ेंगे जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है कि मान लो ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, तो ऑब्जेक्ट ए जो है ऑब्जेक्ट बी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और ऑब्जेक्ट बी जो है ऑब्जेक्ट ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। अट्रैक्टिव फोर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि ये जो है कनेक्टिव नहीं होता, यानी ये दोनों आपस में कनेक्ट नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लग रहा है, क्यों? क्योंकि ये बंदा इसको धकेल रहा है, ठीक है। अपने हाथ से एक कनेक्शन है जो इसके हाथ में और इस स्लैब में बना हुआ है। ओके, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है कि अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर खींचे जब वो पर्टिकुलरली कनेक्शन में ना हो किसी भी मीडियम के थ्रू, ठीक है। अब ग्रेविटेशन कुछ बेसिक एग्जांपल्स हम अपने लाइफ में देखते हैं, जैसे कि मून है वो पृथ्वी के चारों ओर रोटेट कर रहा है और जो अर्थ है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम मान लो कोई बॉल बॉल है उसको आसमान की ओर फेंकते हैं तो बॉल जो है वो स्पेस में नहीं जाता है और क्या होता है, रिटर्न होता है, पृथ्वी पे वापस आके गिर जाता है। अब ये क्यों आके गिर जाता है? ग्रेविटेशन की वजह से। आइए जानते हैं बेसिक सी स्टोरी जो आप सबने पढ़ी होगी भी बचपन में, कि ग्रेविटेशन को न्यूटन ने कैसे फाइंड आउट किया। तो न्यूटन एक बार पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, जहां से आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हो। तो द फॉल ऑफ द एप्पल मेड न्यूटन स्टार्ट थिंकिंग, he thought that if the earth can attack an apple, can it not attack the moon। यानी जो एप्पल है उसका गिरना न्यूटन को ये सोचने के लिए मजबूर किया कि एप्पल जो है नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। और उन्होंने ये भी सोचा कि अगर अर्थ जो है इस एप्पल को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, यानी एक बहुत ही बड़ा ऑब्जेक्ट एक बहुत छोटे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, तो क्या अर्थ जो है मून को भी नहीं अट्रैक्ट कर रही होगी? इसी से उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को खोजा। अब ग्रेविटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सबसे पहले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जानने से पहले, अर्थ अट्रैक्ट्स ऑल थिंग्स टुवर्ड्स इट थ्रू एन अनसीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स। यानी अर्थ जो है जितनी भी चीजें हैं उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मान लीजिए अर्थ है या फिर हम अर्थ में बैठे हुए हैं, तो ये अर्थ क्या करती है, हमको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है थ्रू ग्रेविटेशन, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं, ठीक है, जिसको हम ग्रेविटी भी कहते हैं। द यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन ऑल मैटर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वो ये कैसा है फोर्स है, ये यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे जो यूनिवर्सल वर्ड यूज किया गया उसका मतलब क्या है कि ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होगा। यानी ऐसा नहीं है कि ग्रेविटेशन सिर्फ अर्थ पे ही है और सोलर सिस्टम में बाकी जगह नहीं है। ग्रेविटेशन अर्थ पे भी है, सोलर सिस्टम में भी है, और सारे जितने प्लैनेट्स हैं उस पे भी है। यानी कि हर एक चीज जो है वो एक दूसरी चीज को क्या कर रही है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। यानी ए, हाँ, ए एक चीज है और बी एक चीज है, तो
ए जो है बी को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है और बी जो है वो ए को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में यही बात कही कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them. The force is along the line joining the center of two objects. यानी यहाँ पे अगर मान लो A है और B कोई दो ऑब्जेक्ट, तो न्यूटन ने कहा कि जो पूरे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से अपनी ओर खींच रहा है, और ये जो फोर्स है, यानी मान लो अगर फोर्स F है तो वो क्या है, फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के मल्टीपल से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी अगर इसका मास ma है और उसका मास mb है तो ये फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ma और mb के प्रोडक्ट, यानी फोर्स जो है वो ma से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और mb से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और हमने बोल तो दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चीज होता क्या है? ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब ये होता है कि अगर F जो है वो एम ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यानी एम ए अगर बढ़ेगा, यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ए, यानी ऑब्जेक्ट ए का भार अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, ऑब्जेक्ट बी का भार अगर बढ़ेगा तो फोर्स भी और इंक्रीज होगा। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, यानी मान लीजिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो डी है, तो फोर्स जो है उस डिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी 1/d² है। समझ में आ रहा है आपको? 1/d² है, इसका मतलब क्या कहने का मतलब है कि जैसे जैसे ये डिस्टेंस जो है और घटेगी, यानी ये डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में वो जैसे जैसे कम होगी उतना ही जो फोर्स है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ही ये जो फोर्स है वो क्या होगा, जैसे जैसे ये डिस्टेंस मान लीजिए इंक्रीज होगी, सॉरी डिक्रीज के मैंने बता दिया, वैसे वैसे ये फोर्स जो है डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि जब एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, यानी या दूसरा बढ़ेगा तो पहला बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या समझा ओवरऑल कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी d²। ओके, वही बात यहाँ पे भी लिखी हुई है कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं इनका मास m1 है और m2 है, तो फोर्स जो है वो m1 m2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और r² उनका जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, अब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का यहाँ पे साइन बना हुआ है, ठीक है, ये साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसको इक्वल टू यानी फोर्स बराबर क्या होता है, ये तो हमने समझ लिया कि फोर्स घटेगा बढ़ेगा किस हिसाब से, लेकिन फोर्स के बराबर क्या होता है, तो फोर्स बराबर जब हम करते हैं तो हम g m1 m2 अपॉन r²। अब ये g यहाँ पे क्या है, g को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, g को कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या कहते हैं g को, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और g की वैल्यू किसने दी, g की वैल्यू दी हेनरी कैवेंडिश ने। ओके, अब g बराबर क्या होता है, g बराबर होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ओके, तो g की ये वैल्यू होती है। अब इम्पोर्टेंस क्या है ग्रेविटेशनल लॉ का, जैसे मैंने बताया कि जो ग्रेविटेशनल लॉ है ये हमको अर्थ से अट्रैक्ट करता है, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करता है ग्रेविटेशनल लॉ के, जो मोशन ऑफ प्लैनेट्स होते हैं सन के चारों ओर वो भी ग्रेविटेशनल लॉ के। यहाँ तक कि जो टाइड्स आती हैं, टाइड्स यानी नहरें, टाइड्स यानी क्या, टाइड्स यानी क्या, नहरें, यानी जो नहरों का अप और डाउन होना है वो भी किस वजह से आता है, वो भी मून और सन के वजह से आता है। अब देखो दोनों का मास तो बराबर है, लेकिन क्या चीज है जो बदलती है हमेशा, वो है डिस्टेंस। और जैसे जैसे ये जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ, मून एंड सन, ये जैसे जैसे डिक्रीज होती है या तो इंक्रीज होती है, यानी घटेगी या बढ़ेगी, वैसे वैसे ही ये जो टाइड्स हैं वो भी ऊपर नीचे होती हैं। ठीक है,
हमने क्या समझा? हमने समझा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? जिस फोर्स से अर्थ हम सभी को या फिर अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपनी ओर पुल करती है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। और जी, जी क्या है? जी है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो आइए कुछ हम लोग क्वेश्चन भी करके देखते हैं कि हमने अभी ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा, ग्रेविटेशन के लॉ के बारे में पढ़ा, तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो एसएससी सीजन के पेपर में आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन पढ़ना क्या है कि द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between two bodies in the universe does not depend on the distance between them, the sum of their masses, the gravitational constant, the product of their masses। अब फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, और फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब द डिस्टेंस बिटवीन देम ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पूछा है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन दो बॉडीज के बीच में किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है बाबा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे भी डिपेंड करता है। पहली बात तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द यूनिवर्स, यानी आप यूनिवर्स में कहीं पे भी जाओगे तो जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, यानी इसकी जो वैल्यू है ये चेंज नहीं होगी, समझे। द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, ये तो बात भाई सही है, ये भी सही है। यहाँ पे देखा, हम देखें अभी पढ़े तो किसके पे डिपेंड नहीं करता है? द सम ऑफ देयर मासेस, यानी जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो दो ऑब्जेक्ट के मासेस के सम पे नहीं डिपेंड करता है, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 प्लस m2। ओके, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू बॉडीज इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अभी क्वेश्चन 2 है, ये क्या है कि अभी हमने जस्ट पढ़ा कि द फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अटैचमेंट बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो is directly proportional to the square of, directly inversely proportional to, inversely proportional to the square of, directly proportional जो है यहाँ पे आंसर होगा। The value of universal gravitational constant was determined by Henry Cavendish। Gravitational force is maximum at which of the following places? तो देखो बाबा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है कहाँ पे? एट पोल्स। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो आप सभी इसको अच्छे से पढ़ के रखो, इस क्वेश्चन को तो डेफिनेटली आप याद करके रखो कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल्स पे। ये अपने एसएससी सीजन में कई बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सो थैंक यू, ये था पूरा लेक्चर। आज हमने पढ़ा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए हमने, ठीक है। और मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में, और भी ग्रेविटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ टफ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कभी कभार एग्जाम्स में पूछ देता है एसएससी और रेलवेज के। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय।